नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम जनवाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, कार्यक्रम जनवाणी के माध्यम से हम जनता से जुड़े मुद्दे और जनता की आवाज़ को आपके बीच लेकर आते हैं। और दर्शकों, आज हम आपको लाए हैं नाबार्ड द्वारा आयोजित सहकारिता सम्मेलन यानी कि कॉरपोरेशन कॉन्क्लेव में। जी हाँ दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, कॉरपोरेशन यानी सहकारिता से ही हम राष्ट्रीय विकास कर सकते हैं। और खासकर जब हम ग्रामीण विकास की बात करते हैं तो ग्रामीण विकास के लिए सहकारिता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दर्शकों, आज हम आपको लेकर आए हैं सहकारिता सम्मेलन में और हम आपको दिखाने वाले हैं कि सहकारिता से, कॉरपोरेशन से ग्रामीण विकास किस प्रकार से किया जा रहा है। आइए चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में सहकारिता सम्मेलन यानी कि कॉरपोरेशन कॉन्क्लेव का आयोजन देवभूमि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हुआ। सहकारिता सम्मेलन की अध्यक्षता नाबार्ड के चीफ जनरल मैनेजर डॉक्टर विवेक पठानिया जी ने की। वह मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री व सहकारिता मंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री को भी सम्मानित किया गया। उप मुख्यमंत्री व सहकारिता मंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने नाबार्ड के उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की। वह बैंक व आम आदमी के बीच के रिश्ते को पवित्र व अटूट बताया। सहकारिता सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री व सहकारिता मंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने उत्कृष्ट किसान, प्रगतिशील किसान, एंटरप्रेन्योर व बैंकों की विभिन्न शाखाओं को भी पुरस्कृत व सम्मानित किया। सहकारिता सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न प्रगतिशील किसान, एंटरप्रेन्योर, कोऑपरेटिव सोसाइटी व बैंकों की विभिन्न ब्रांचों को भी पुरस्कृत व सम्मानित किया उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए। मेरे डिपार्टमेंट के और से नाबार्ड को धन्यवाद भी करना चाहूँगा। सो आपने जो आधुनिकीकरण पे आगे बढ़ने के लिए जो कितना भी आप हेल्प कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के, बी इट कंप्यूटराइजेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, बी इट कंप्यूटराइजेशन ऑफ बैंक्स, सबके मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा। हम सब जानते हैं कि सहकारिता और नाबार्ड का एक बड़ा अटूट सा संबंध है, क्योंकि सहकारिता की जो नींव है वो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से है और नाबार्ड का जो कार्यस्थल है वो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य है। तो इसलिए हम दोनों को साथ मिलके चलना है ताकि देश की और इस प्रदेश की उन्नति हो। इसी संदर्भ में मैं थोड़े से बिंदुओं पे बात करूंगा। सब प्रथम सर, हिमाचल में पिछले वित्त वर्ष में सहकारी बैंकों का बहुत बड़ा वित्त पोषण में रोल रहा है, जिसमें से मैं कह सकता हूं कि खासकर एग्रीकल्चर क्रेडिट में पूरा क्रेडिट जो 12,000 करोड़ का था उसमें से 25% जो है वो हमारी कोऑपरेटिव बैंक्स ने किया, जो बहुत ही प्रशंसनीय है। हम हर SLBC फोरम में, हर साइंटिफिक फोरम में हम बात करते हैं कि 7 जिलों का जो है क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो बहुत कम है, 30 से नीचे है, और जो कि हम सब के लिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि हिमाचल में 12 में से 7 जिलों में जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो है वो बहुत कम है। और हमारा मानना है कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो को अगर हमने हिमाचल में बढ़ाना है तो सबसे बड़ा अहम रोल होगा टर्म लेंडिंग का, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट का। और सर, मुझे बड़ी खुशी होती है ये बात करने की कि पिछले साल हमारे सहकारी बैंकों ने एक पूरे इन्वेस्टमेंट क्रेडिट का 41% लेंडिंग की है, जो कि बहुत बड़ा एक उदाहरण है बाकी बैंकों को, जबकि हमारे पास सिर्फ 20% ही ब्रांचेज हैं। कोऑपरेटिव का एम्पायर हमारा बहुत बड़ा एम्पायर है और हम लगभग सरकार के बराबर के एम्पायर है हमारा। 55,000 करोड़ की सरकार का बजट है, उतना ही बजट हमारा है, उतना ही पूंजी लेके हम लोग बैठे हुए हैं। और चाहे हमारे बैंक हैं, ये चाहे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हैं, चाहे वो कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, चाहे जोगिंद्रा बैंक है या अन्य बैंक हैं, इनकी सल्तनत काफ़ी बड़ी, हुकूमत इनकी काफ़ी बड़ी खड़ी हो गई है, 25,000 करोड़ की, 20,000 करोड़ की। लेकिन हैं ये भी कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ, सोसाइटी से बैंक बने हैं। तो इसलिए सोसाइटियों के प्रति इनका व्यवहार जो है इस तरीके से होना चाहिए कि हम कैसे अपनी सोसाइटियों को आगे बढ़ा सकें। और
यहाँ पे जो पूंजी है ये लोगों के विश्वास की पूंजी है। लोगों ने नेशनलाइज्ड बैंक भी खुले हुए हैं, लेकिन लोग अगर सोसाइटियों में पैसा लगाते हैं तो एक विश्वास पे पैसा लगाते हैं, और वो विश्वास हमारा हमेशा कायम रहना चाहिए किसी भी स्थिति में। दर्शकों, सहकारिता सम्मेलन में अब मेरे साथ मौजूद हैं चीफ जनरल मैनेजर नाबार्ड हिमाचल प्रदेश डॉक्टर विवेक पठानिया, और इनसे जानते हैं हम नाबार्ड के बारे में और खासकर ये जो सहकारिता सम्मेलन आज यहाँ पे उद्देशित किया जा रहा है उसके बारे में। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब हम नाबार्ड की बात करते हैं, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक की, इसकी पृष्ठभूमि क्या है और हिमाचल में ये किस प्रकार से कार्य कर रहा है? हर्ष जी, नाबार्ड एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में बना था 1982 में, और इसका जो मेन फोकस था वो ग्रामीण क्षेत्र में और कृषि क्षेत्र में नीतियां बनाना और उसमें निवेश करना, ताकि इन दोनों क्षेत्रों में देश में बढ़ावा मिले और गांव में लोगों की जो इनकम है वो बढ़े। हिमाचल परिप्रेक्ष्य में ये हमारा क्षेत्र कार्यालय होता है और उसमें 9 जिलों में हमारे एक आदमी रहता है जो कि लाइजनिंग का काम करता है, जिसको हम जिला विकास प्रबंधक बोलते हैं। हिमाचल परिप्रेक्ष्य में हम कोऑपरेटिव बैंक्स और रूरल बैंक्स को, जो ग्रामीण बैंक्स हैं, उनको हम रिफाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, फंड्स प्रोवाइड करते हैं एट वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट, 4.5% पे 4% पे हम देते हैं, ताकि वो आगे जाके हमारे किसान भाइयों को, हमारे आर्टिसंस को सस्ते दरों पे पैसा दें। नंबर 1, लगभग पिछले साल अगर हम देखें तो कृषि क्षेत्र से ही अगर हम ताल्लुक़ रखते हैं तो 3800 करोड़ का हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स और ने लोन दिए थे। तो उसमें नाबार्ड का जो रिफाइनेंस था, ग्रामीण बैंक और जो कोऑपरेटिव बैंक था, उसमें लगभग 3002 करोड़ का हमने फंडिंग किया है, ब्लेंड करके सस्ता देके। इसके अलावा हम इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट के लिए भी फंडिंग करते हैं। वो हम फंडिंग सपोर्ट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को या उनकी कॉर्पोरेशंस को। पिछले साल हमने लगभग 1100 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शंस किए थे डिफरेंट सेक्टर्स में, जिसमें ये ढगवार मिल्क प्लांट का 200 करोड़ था, और ई चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी हरित क्रांति की तरफ हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट का मोटिव है कि हम 2026 तक स्टेट को ग्रीन स्टेट डिक्लेयर करेंगे, तो उस तहत में 110 करोड़ का 80 जगह में हम ई चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने स्टेट गवर्नमेंट को फंडिंग सपोर्ट की है। इसके अलावा जैसे ड्रिंकिंग वाटर है, इरिगेशन है, रोड्स है, कनेक्टिविटी के लिए हम पैसा दे रहे हैं। प्लस अब फोकस हो रहा है एलाइड एक्टिविटीज़ में, जैसे ढगवार की बात की तो एलाइड की बात कर रहे हैं। इसके अलावा फिशरीज़ की तरफ अगर ध्यान देना है तो एक ट्रेनिंग सेंटर के लिए स्टेट गवर्नमेंट को हमने फंडिंग की है अंडर फिशरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। वो भी नाबार्ड के माध्यम से बहुत सस्ता लोन है जो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। तीसरा जो परिप्रेक्ष्य है हिमाचल में, जो नाबार्ड की जो भूमिका है वो सुपरवाइजरी की भूमिका है कोऑपरेटिव बैंक और ग्रामीण बैंकों के। हम इन सब की सुपरविजन करते हैं ताकि ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस और नाबार्ड की गाइडलाइंस को फॉलो करें और सुचारू रूप से काम करें, ताकि हमारे डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे। सर, जब हम सहकारिता की बात कर रहे हैं या हम कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं, आपने जैसा कि बखूबी बताया कि नाबार्ड किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है और कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी कर रहा है और रोज़गार भी कहीं ना कहीं प्रदान कर रहा है। जब हम सहकारिता या कॉर्पोरेशन की बात करते हैं तो सहकारिता और कॉर्पोरेशन क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये जो सम्मेलन आज आयोजित किया जा रहा है सहकारिता सम्मेलन, इसका क्या उद्देश्य है? हर्ष जी, जैसे आप जानते हो कि सहकारिता और नाबार्ड तो मैं मानता हूँ कि एक बड़ा अटूट सा बंधन है। सहकारिता का जो नींव है वो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ से उठ के आती है, और नाबार्ड की जो कर्म भूमि है वो भी ग्रामीण क्षेत्र है। तो उस परिप्रेक्ष्य में हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में डेवलपमेंट हो। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 2025 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष माना गया है। तो इसके तहत पूरे कंट्री में और हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे प्रोग्राम सहकारिता के साथ जुड़ के नाबार्ड ने किए हैं। जैसे करीब 30 हमने फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, जो वित्तीय साक्षरता प्रोग्राम्स होते हैं, और सहकारिता साक्षरता प्रोग्राम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में किए हुए हैं। इसके अलावा हमने प्लांटेशन ड्राइव्स किए हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में, लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़ के, और उसका हमने शीर्षक दिया एक पेड़ माँ के नाम। तो लोगों को मोटिवेट किया कि अपनी माँ के नाम से आप एक पेड़ लगाइए, तो वो एफिलिएशन बिल्डअप की।
इसके अलावा हमने 7-8 प्रमोशनल प्रोग्राम किए स्पेशलाइज्ड थीम बेस्ड, जैसे कि नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, बीज के लिए या डाइवर्सिफिकेशन के लिए, सारे सहकारिता का सेक्टर में। अब ये जो कॉन्क्लेव जो हम कर रहे हैं ये साल का, क्योंकि 2025 ख़त्म होने वाला है और ये सहकारिता वर्ष के अंदर ये हमारा आखिरी प्रोग्राम है, जिसको हम पूरे जो भी हमारा सहकारिता के साथ जो इंटरवेंशंस हैं उसका हम समावेश आज करेंगे। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं, जैसे कि बैंकों के, जैसे मैंने कहा, वित्तीय पोषण करते हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूशंस को भी हम फंड करते हैं, जैसे बुटीकों को हमने इम्प्रूव्ड लैब के लिए हमने फंडिंग की हुई है कि इम्प्रूव्ड लैब बने ताकि हमारा अच्छा प्रोडक्ट बने। और हम एक और इंटरवेंशन कर रहे हैं कि जो भी शॉल्स हैं, स्टोल्स हैं बुटीकों की, वो वूल बेस्ड पे हैं। अब हम उनको कह रहे हैं कि आप कॉटन बेस पे जाइए और एम्बेलिशमेंट वही रखिए। इसके अलावा हम पांगी हिल्स, एक इंस्टीट्यूशन है जो कोऑपरेटिव सेक्टर में है, उसको हमने होम स्टे का दिया हुआ है, जो पांगी होम स्टे नाम से 43 होम स्टे हमने पांगी वैली में सेटअप किए हैं। और अब हम काम करेंगे चंबा चप्पल के साथ, जो कि GI टैग्ड है और जिसको कि चंबा के बाहर हम ला नहीं पा रहे हैं। तो अब हमारा ये रहेगा इस साल का मोटिव कि चंबा चप्पल को हम पैन इंडिया में ले जाएं ताकि इसकी और विजिबिलिटी हो। बिल्कुल सर, जब हम हिमाचल की बात करते हैं ना, और ख़ासकर देवी देवताओं की ये भूमि है, देवभूमि हिमाचल इसको कहा जाता है, पर अगर जोग्राफिकल कंडीशंस की हम बात करें तो हिमाचल में कुछ टेरेन ऐसे भी हैं जहाँ पे हम आज भी देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जाना या उनको एक मार्केट देना काफ़ी चुनौती भरा कार्य होता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, नाबार्ड बहुत अहम भूमिका निभा रहा है खासकर रूरल डेवलपमेंट में, तो क्या चैलेंजेस आप देखते हैं या फिर क्या कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ता है? चैलेंजिंग तो सबसे बड़ी चैलेंज ये होती है कि इन्फॉर्मेशन गैप। अगर हमको इन्फॉर्मेशन मिले कि ये एक एक्टिविटी है या ये एक किसान है या ये एंटरप्रेन्योर है जिसको कि हमारे को, जो कि कोई यूनिक एक्टिविटी कर रहा है जिसको हमारे को प्रमोट करना है, तो हम, और मेरे को लगता है स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारी इंस्टीट्यूशन जो डिपार्टमेंट्स हैं वो बड़े तत्पर रहते हैं काम करने के लिए। तो मेजर चैलेंज मेरे को लगता है कि हमारे स्टेट में इंफॉर्मेशन गैप रहता है। मैं बड़ा एक क्लासिकल एग्जांपल देता हूँ। हिमाचल परिप्रेक्ष्य में कम से कम 10-12 एग्री स्टार्टअप्स हैं अच्छे जो काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में या एलाइड सेक्टर्स में, बट उनकी विजिबिलिटी नहीं है। तो अब हम, जैसे ही हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, यूनिवर्सिटी से, पालमपुर वाली, और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी से और IIT मंडी से हमने एक मीटिंग्स की, तब पता लगा कि नहीं, ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं, एग्री स्टार्टअप्स हैं जो हिमाचल में काम कर रही हैं, बड़े अच्छा काम कर रही हैं। वर्टिकल फार्मिंग पे काम कर रही हैं, ब्रू पे काम कर रही हैं, पॉलीमर्स पे काम कर रही हैं। तो ये क्या है, अब ज़माना है टेक्नोलॉजी का और उसकी प्रिसिशन फार्मिंग का। तो उस तहत में अब हमारा ये रहेगा कि एग्री स्टार्टअप को चाहिए वॉल्यूम, और हमारे को चाहिए एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि हम जिसको हम फंड करें ताकि वो आगे जाके हमारे किसानों तक पहुँचे। एक ही होता है। दूसरा है हमारा 10% ही एरिया, कल्टीवेटेड एरिया इरिगेशन में है। तो एक और फोकस है हमारा कि हम हिमाचल में इरिगेशन को बढ़ावा दें ताकि हम डाइवर्सिफाई करें हॉर्टिकल्चर में और वेजिटेबल में, जो कि कैश क्रॉप्स हैं हिमाचल परिप्रेक्ष्य में। सहकारिता सम्मेलन में सम्मानित व पुरस्कृत कुछ विभिन्न प्रगतिशील किसान कोऑपरेटिव सोसाइटियों ने दूरदर्शन हिमाचल से अपने विचार साझा किए। दर्शकों, सहकारिता सम्मेलन में अब हमारे साथ मौजूद है एक प्रोग्रेसिव फार्मर, और अगर मैं कहूँ वो एक एंटरप्रेन्योर हैं तो गलत नहीं होगा। तो आइए जानते हैं कि सहकारिता सम्मेलन में किस प्रकार से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ऐसी कौन कौन सी ये चीज़ें अपने क्षेत्र की नेशनल लेवल पे या फिर हिमाचल में लेकर आ रहे हैं। सर, आपका नाम? मैं हरीश शर्मा हूँ, मूलतः पांगी घाटी से हूँ जी, और आज यहाँ पर उपस्थित हुए हम लोग। जी हरीश जी, जब हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की या हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव होने की, तो नाबार्ड ने आपको किस प्रकार से एक इनिशिएटिव दिया और किस प्रकार से नाबार्ड के इनिशिएटिव को आप आगे लेकर अपने प्रोडक्ट्स को आप मार्केट में लेकर आए हैं? देखिए, सबसे पहले 2017-18 में हम लोगों ने एक FPO से शुरुआत की थी, पांगी किसान उत्पादक कोऑपरेटिव सोसाइटी। और उसमें जब शुरुआत की थी तो हमारे खासकर जनजातीय क्षेत्रों में, पांगी हो गया, भरमौर है, लाहौल है, जो उत्पाद होते थे उनकी कोई वैल्यू नहीं होती थी। वो जैसे बहुत सारे अच्छे उत्पाद है, जंगली उत्पाद है, जैसे थांगी हो गया, जीरा हो गया, अखरोट है, गुरुणु है, जो हर्बल टी है, शहद हो गया, उसकी पैकेजिंग नहीं होती थी।
तो जब हम नाबार्ड से जुड़े तो फर्स्ट टाइम हमने एक वर्ल्ड क्लास की पैकेजिंग का मॉडल दिया और उस पैकेजिंग से प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ गई, वैल्यू एडिशन हो गई। पहले जो फॉर एग्जांपल हेज़लनट जो जाता था हमारा 1500 रुपये 1000 रुपये के किलो के हिसाब से जाता है, आज 2500 या 2500 के हिसाब से पैकेजिंग करके ब्रांडिंग करके हम लोग पैन इंडिया नेशनल लेवल पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे हैं। जी सर, जब हम टूरिज़्म की बात करते हैं ना, जब हम हिमाचल की बात करते हैं, हिमाचल एक टूरिस्ट स्टेट है, और जब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, या हम बात करते हैं कि टूरिज़्म के लिए हम इसे और ज़्यादा ओपन अप करें, तो नाबार्ड ने क्या उसमें भी आपकी मदद की है, और आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में हम इसमें और कैसे एक्सेल कर सकते हैं? देखिए, हमने 2020-21 में एक स्मॉल लेवल पे एक इनिशिएटिव लिया था होम स्टे डेवलपमेंट में। उसमें स्किल डेवलपमेंट और ब्रांडिंग, मार्केटिंग, प्रमोशन ये हमने स्टार्ट करा था राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के साथ। तो आज वो लेवल इतना आ गया है कि कहीं पर भी अगर आप सर्च करेंगे, हमारी अपनी वेबसाइट है pangitourism.com करके, लोग सर्च करते हैं पांगी के बारे में, वहाँ पर ट्रैक रूट्स, वहाँ के लोकेशन, वहाँ के टूरिस्ट डेस्टिनेशन, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वो सारी चीज़ें डेवलप की है। और जो होम स्टे डेवलप किए हैं उसमें बहुत सारे ऐसे होम स्टे हैं जो कि अपनी इनकम दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, और बाहर से जब टूरिस्ट आता है उनको एक अच्छा फील देते हैं, ऑर्गेनिक फूड वहाँ सर्व करते हैं और वहाँ का कल्चर जो है वो दिखाया जाता है। तो एक पांगी टूरिज़्म आज एक हम ये कह सकते हैं कि एक ब्रांड बन चुका है। ये इनिशिएटिव बहुत आगे फल फूल रहा है। जी बिल्कुल। और सर, आप ही की तरह हमारे जो किसान भाई हैं या एंटरप्रेन्योरशिप में जो आगे आना चाहते हैं, एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आजीविका कमाना चाहते हैं, जैसे आपने आजीविका कमाई और कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र का जो नाम है, जो परचम है, वो आपने नेशनल लेवल पे फैलाया, वैसे अगर हिमाचल में कोई इस प्रकार से आगे बढ़ना चाहता है तो आप क्या उनको सलाह देना चाहेंगे और किस प्रकार से नाबार्ड से जुड़ के वो स्कीम्स का फ़ायदा उठा सकते हैं? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कोई भी काम है आज की डेट में राष्ट्रीय स्तर पे, चाहे वो भारत सरकार है, राज्य सरकार है, बहुत बहुत सारे इनिशिएटिव जो है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, खासकर यूथ के लिए लिए जा रहे हैं। तो वैसे भी विकसित भारत जो 47 का टारगेट है उसको देख करके तो यही है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है यूथ के लिए है, और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे प्रोग्राम जो है लॉन्च किए जा रहे हैं और हो चुके हैं। तो जो भी है, चाहे आप अगर रूरल डेवलपमेंट की बात करें, चाहे वो लोकल प्रोडक्ट है, चाहे वो टूरिज्म है, चाहे वो कृषि क्षेत्र है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर क्षेत्र है, किसी भी क्षेत्र में जा करके शिद्दत से एक शुद्ध हृदय मन से काम करें और सफलता स्वाभाविक है, वो आपका कदम चूमेगी। जी बिल्कुल, सफलता आपके कदम चुभेगी। डेडिकेशन आपके लिए होना ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं जब वो एक एंटरप्रेन्योरशिप स्किल की हम बात करते हैं, वो नाबार्ड हमें प्रोवाइड कर रहा है। दर्शकों, अब हमारे साथ मौजूद है एक प्रगतिशील महिला किसान, और जानते हैं कि ये इनके उत्पाद किस प्रकार से ये राष्ट्रीय और नेशनल लेवल पर लेकर जा रहे हैं और नाबार्ड ने क्या भूमिका इसमें निभाई है। मैम, आपका नाम? नमस्कार जी, मेरा नाम रीना ठाकुर है। जी रीना जी, आप कहाँ से हैं और क्या कार्य आप करती हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के शेड़ गांव से वहाँ पे दी शेड़ वैली महिला दूध उत्पादक सहकारी सभा समिति के नाम से एक समिति है। मैं उस पे एज ए सचिव वर्क करती हूँ। तो वहाँ पे बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई है सहकारिता से, जिसमें ग्रामीण महिलाओं को अच्छा रोज़गार भी मिल रहा है। आपसे एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा, जब हम दुग्ध उत्पादन की बात करते हैं, मिल्क प्रोडक्शन की बात करते हैं, और जब हम हिमाचल के संदर्भ में मिल्क प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो हिमाचल में जो काऊ की वैरायटी है, यानी गाय की वैरायटी, हम पहाड़ी गाय की जब हम बात करते हैं, कहा यह जाता है कि दूध तो शायद वो कम देती है, पर जो उसका जो मिल्क है उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और बहुत अच्छा होता है। तो क्या पहाड़ी गाय के संवर्धन में भी क्या इस प्रकार से कोई कार्य किया जा रहा है? जोर तो डाला जा रहा है सर, बट अगर हमने प्रोफेशनल तरीके में काम करना है तो पहाड़ी गाय हमें वो प्रॉफिट नहीं देगी जो हमें जर्सी HF से मिल रहा है, अगर एज अ प्रोफेशनल करना है। जी, तो कौन कौन सी ऐसी गायें हैं जिनका संवर्धन किया जा रहा है, जिनके दुग्ध का उत्पादन हिमाचल में और खासकर कुल्लू में, जहाँ से आप बिलोंग करती हैं? जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ तो वहाँ आपको मैक्सिमम क्रॉस जर्सी ही मिलेगी। HF भी है, HF की मात्रा कम है, बीच में साहिवाल भी है,
पहाड़ी गाय की बात करूँ तो पहाड़ी गाय तो बहुत रेयर है, बहुत कम घरों में मिलेगी। मैक्सिमम ब्रीड आपको क्रॉस जर्सी मिलेगी। जी, तो मैम क्वालिटी की जब हम बात करते हैं, दूध की क्वालिटी या फिर दूध के प्रोडक्शन को आप लोग कैसे मॉनिटर करते हैं, कैसे उस चीज़ पे आप ध्यान रखते हैं? क्वालिटी की बात करें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। गाय के खान पान का ध्यान रखना पड़ता है, प्रॉपर उसको फीड देनी पड़ती है, प्रॉपर उसके घास का हरा चारा, सूखा चारा, इस तरह से पूरी चीज़ें मिला के तो तभी हम एक अच्छी मिल्किंग कर पाएंगे, दूध की प्रोडक्शन तभी बढ़ेगी। जी, तो आपकी तरह जो और महिलाएं जो इस प्रोग्राम को देख रही हैं, अगर वो भी इस उद्देश्य से जुड़ना चाहती हैं या वो भी इस प्रकार से कुछ कार्य करना चाहते हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तो मैं तो सभी को ये संदेश देना चाहूँगी कि गाय तो प्राचीन काल से ही हमारी माता रही है, तो गाय ने एक परिवार को अच्छे से पाला है। तो आज भी अगर मैं बात करूं तो हमारा देश प्रदेश इतना विकसित तो नहीं है कि हमें हर घर में जॉब करने वाले मिलेंगे। जितनी भी हम ग्रामीण महिलाएं हैं, हम बाहर तो जा नहीं सकती, जॉब तो कर नहीं सकते, जो घर पे है तो ये हमारे लिए जॉब से कम नहीं है। तो मैं बात करूं अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितनी महिलाएं जुड़ी है तो मैक्सिमम लोगों की 8, 10 और 25-30 हज़ार तक चली जाती है मंथली सैलरी। तो इससे बेटर और क्या चाहिए। साथ में अपने घर का काम करा, इसके साथ ही मंथली इनकम आनी शुरू हो जाती है। तो मैं तो सभी को यही सुझाव दूंगी कि गाय पालकर आप प्रॉफिट ही कमा सकते हैं। जी बिल्कुल, और जैसा कि मैम ने बताया भी कि कहीं ना कहीं जो गाय का संवर्धन है और गाय एक परिवार का सदस्य भी है, और हिमाचल की अगर हम बात करें तो गाय को माँ का दर्जा भी हम देते हैं। और गाय के जो उत्पादन की जब हम बात करते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स की हम बात करते हैं, तो हिमाचल में इस प्रकार की बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं और मैम भी उसका पार्ट है। और कहीं ना कहीं अगर आप भी इस प्रकार से जुड़ना चाहते हैं तो नाबार्ड की बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनका आप लाभ ले सकते हैं। दर्शकों, जब हम नाबार्ड की बात करते हैं, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, तो फाइनेंसिंग करना और लोन्स देना भी नाबार्ड का एक पार्ट है। और किस प्रकार से माइक्रो फाइनेंसिंग की जाती है, इस बारे में आज हमारे साथ 2 लोग मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में फाइनेंसिंग या फिर माइक्रो फाइनेंसिंग की जा रही है। सर, आपका नाम? दिनेश कुमार शर्मा जी। जी, और मैम आपका नाम? नैन्सी शर्मा। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब हम फाइनेंसिंग की बात करते हैं, खासकर हम जब हम रूरल सेक्टर में जाते हैं या फिर हम रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो फाइनेंसिंग किस प्रकार से किसानों को दी जाती है? किसानों को छोटे छोटे ऋण की आवश्यकता होती है जो उनको सहकारी सभा के माध्यम से आसानी से मिल जाता है। जो उनकी डे टू डे ज़रूरतों के लिए, जैसे भैंस खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए, तो उस तरह का लोन जो है हम अपनी सोसाइटी के माध्यम से अपने किसानों को उपलब्ध करवा रहे हैं। तो मैम, जब हम लोन की बात करते हैं और जैसा कि आप बता रहे हैं कि छोटे से छोटी चीज़ें खरीदने के लिए भी रूरल एरियाज़ में खासकर जब हम बात करते हैं तो आप लोन देते हैं, तो उसके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत होती है? सर, पहले तो हम पर लोड भरते हैं, कैंडिडेट के साइन लेते हैं उस पर और उनसे चेक लेते हैं और 2 गारंटर 2 विटनेस लेते हैं। अगर सोसाइटी के पास उसका ऑलरेडी से FD RD है तो उसके अगेंस्ट उसी टाइम लोन प्रोवाइड किया जाता है और बहुत ही कम रेट्स इंटरेस्ट पर प्रोवाइड किया जाता है। जी मैम, कई बार हम ये देखते हैं कि जो हमारे किसान भाई हैं और ख़ासकर बहुत सारे ऐसे प्रगतिशील किसान हैं, जब वो लोन लेते हैं, कई बार अक्सर ये हो जाता है कि देर सवेर हो जाती है किश्त देने में, तो ऐसे मामलों में क्या कोई रियायत भी उनको दी जाती है? सर, हम पहले तो उनको इन्फॉर्म करते हैं कि आप डे टू डे अपनी मंथली अपनी जो किस्त है वो प्रोवाइड करवाएं, लेकिन अगर वो उनकी 1 मंथ या 2 मंथ का हम उनको देते हैं, थोड़ी टाइम देते हैं कि आप कर सकते हो। हाँ जी। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जब हम फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं भी बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, तो आप क्या देख रहे हैं कि महिलाएं ज़्यादा एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रही हैं या एक प्रकार से माइक्रो फाइनेंसिंग के लिए आपके पास आ रही है, या पुरुष भी उतने ही लेवल पे आ रहे हैं? नहीं, महिलाएं ज़्यादा जागरूक हैं इस बारे में। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो महिलाएं हैं वो सशक्त हो रही हैं, अपनी आय का साधन जनरेट कर रही हैं और बैंकों के साथ जुड़ के अपनी अपना जो लाइफस्टाइल है उसको भी इम्प्रूव कर रही हैं। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं और तकरीबन 1 या 2 दिन के अंदर भी आपको लोन मिल सकता है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और आज हम आपको लेकर आए थे सहकारिता सम्मेलन में। जी हाँ दर्शकों, सहकारिता यानी कॉर्पोरेशन से ही हम ग्रामीण विकास को हासिल कर सकते हैं और इस सम्मेलन में का आयोजन भी एक उसी लक्ष्य की तरफ एक कदम था। तो दर्शकों, जनवाणी कार्यक्रम में बस आज इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।